नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मालती जोशी जी की कहानी पराई बेटी का दर्द। हम लोगों को वहां बैठे हुए करीब 20 मिनट हो चुके थे और मेजबान का कहीं अता पता ना था। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कोई बदसलूकी की गई हो। हमें सादा ड्राइंग रूम में बिठाया गया था। एसी चालू करने के बाद ठंडा पानी पिलाया गया था। चाय शरबत के लिए पूछा गया था। हमारे सामने हिंदी अंग्रेजी अखबारों का और पत्रिकाओं का ढेर लगा दिया गया था। पर जिनसे मिलने हम इतनी लंबी यात्रा करके आए थे, उनके अब तक दर्शन नहीं हुए थे। ये सब लड़के वालों के लटके झटके हैं, इन्होंने दबी जुबान से कहा। तो मैंने उनका हाथ हल्के से दबाकर आगे कुछ कहने से रोक दिया। गृह स्वामी का अमला आसपास घूम रहा था, कोई भी चुगली खा सकता था। वैसे उनका कहना सही था। कुछ लोगों का अहम इसी से तुष्ट हो जाता है कि कोई ड्राइंग रूम में बैठा उनकी बात जो रहा है। हम लोग कोई औचक नहीं आए थे। कल चलने से पहले बकायदा फोन कर दिया था। 12 घंटे की यात्रा करके सुबह यहाँ पहुंचे थे। होटल पहुंचकर फिर एक बार फोन कर दिया था। उसके बाद नहा धोकर इनके दरवाजे पर दस्तक दी थी। इसीलिए साहब बाथरूम में है वाला घिसा पिटा जुमला सुनने की बिल्कुल आशंका नहीं थी। पता चला साहब नहा रहे हैं और मैडम पूजा में है। प्रतीक्षा के अलावा कोई चारा ही नहीं था। शादी से 1 माह पहले हमने यह यात्रा एक खास मकसद से की थी। हम चाहते थे कि वे सारी तैयारियों का जायजा ले लें, ताकि शादी में कोई पंगा ना हो। पहले वाला जमाना अच्छा था। लोग मुंह खोलकर मांग लेते थे, अपनी औकात में हुआ तो ठीक, नहीं तो लड़की वाला दूर से ही राम राम कर लेता था। आजकल नया फंडा शुरू हुआ है। वर पक्ष कहेगा हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस शादी अच्छी कर दीजिए। अब इस अच्छी शादी का कोई पैमाना तो है नहीं। लड़की वाला बेचारा जान निकाल कर रख देता है, पर वर पक्ष का मुंह सूजा ही रहता है। कुछ न कुछ खामी रह जाती है और बेचारी लड़की को उठते बैठते ताने सुनने पड़ते हैं। इसलिए हम अपने साथ मैरिज प्लान का पूरा ब्लूप्रिंट ही ले आए थे। उस होटल का ब्रोशर लाए थे जहां बारात को ठहराया जाना था। हॉल के और मैरिज गार्डन के फोटो ले आए थे। पहरावनी के कपड़ों की और मिलनी के लिफाफों की लिस्ट भी लाए थे। अभी शादी में 1 महीना बाकी था। कम ज्यादा कुछ हो तो इंतजाम किया जा सकता था। हमने तो नाश्ते के आइटम भी गिना दिए थे। रिसेप्शन का मेनू कार्ड भी बनवा लिया था। अपनी तरफ से पूरी तैयारी थी। बस सामने वालों की मुहर लगना बाकी थी। लंबी प्रतीक्षा के बाद पति पत्नी दोनों नमूदार हुए। उनके सद्य स्नान चेहरे गुलाब के फूल की तरह खिले होने की उम्मीद थी, पर वे तो बासी फूलों की तरह मुरझाए हुए थे। नमस्कार आदि की औपचारिकताओं के बाद इन्होंने वे सारे कागज उनके सामने रख दिए। एक बार मुआयना कर लें, कुछ कसर लग रही हो तो बताएं। पति पत्नी दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर समधी जी गला खखार कर बोले, दरअसल हम कल फोन पर ही बताना चाह रहे थे। क्या? हम दोनों ने एक साथ कहा। मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया था। सुयश फिलहाल शादी के लिए मना कर रहा है। हम दोनों जैसे आसमान से गिरे। मतलब? उसकी इच्छा है और हम लोग भी यही चाहते हैं कि साल 6 महीने थोड़ा रुक लिया जाए। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? ये इतना आसान है क्या? आपको पता है 6 6 महीने पहले हॉल बुक करना होता है। समय पर मिलता थोड़े ही है। हॉल की बुकिंग कब से हो गई थी। होटल के कमरे भी बुक किए जा चुके हैं। कैटरर को, फ्लोरिस्ट को, यहाँ तक कि बैंड वालों तक को एडवांस दिया जा चुका है। कार्ड्स का मजमून तैयार है। आप ओके कर दें, जाते ही प्रेस में दे दूंगा। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर मुंह में दही जमाकर बैठ गए। कहीं ट्रेनिंग के लिए बाहर जा रहे हैं क्या? नहीं, वैसा तो अभी कुछ नहीं है। फिर? मेरी तो चिंता के मारे जान ही सूख गई थी। लड़के को कोई ऐसी वैसी बीमारी तो नहीं है? आजकल कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं सोच ही रही थी कि इन्होंने एकदम जैसे बम फोड़ दिया। कहीं कोई अफेयर वगैरह तो नहीं है? वे दोनों सकपका गए। क्षण भर एक दूसरे को देखते रह गए। फिर श्रीमान जी बोले, अफेयर तो क्या, आप तो जानते हैं, आजकल लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं, साथ में काम करते हैं। थोड़ी बहुत इंटीमेसी तो हो ही जाती है। मैं इंटीमेसी की नहीं, अफेयर की बात कर रहा था। अनजाने ही इनका स्वर थोड़ा तल्ख हो आया था। वे दोनों चुप बने रहे। इन्होंने ही फिर पूछा, यह किस्सा सगाई के पहले का है या बाद का?
किस्सा वगैरह कुछ नहीं है जी। बेंगलोर में दोनों एक ही दफ्तर में हैं। पिछले 2 सालों से एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने तो इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया था, हमें तो पता ही नहीं है। आपको ना सही, सुयश को तो पता होगा। उसे भी पता नहीं था कि लड़की इतनी खतरनाक है। श्रीमती जी एकदम बोल उठी। उसने तो धमकी दे डाली है कि अगर यह शादी हुई तो वह शादी वाले दिन ही सुसाइड कर लेगी। उनके पतिदेव ने उन्हें खा जाने वाली नजरों से देखा, लेकिन अब तो तीर हाथ से निकल चुका था, इसलिए समझाइश भरे स्वर में बोले, इसी वजह से हम चाह रहे थे कि शादी कुछ दिन रोक ली जाए। साल 6 महीने में मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाने के बाद चुपचाप कार्यक्रम कर लेंगे। चुपचाप क्यों? हम कोई चोरी नहीं कर रहे हैं। चुपचाप इसीलिए कि उस सिरफिरी ने सचमुच कुछ कर लिया तो 100 लफड़े होंगे, पुलिस केस होगा, बदनामी होगी सो अलग। ये एकदम उठ खड़े हुए। तो भाई साहब, आप उसी को बहू बनाकर ले आइए। मैं अपने सिर किसी की हत्या नहीं लेना चाहता। उसका तो इस घर में आने का सवाल ही नहीं उठता। वह सीधे सीधे ब्लैकमेल कर रही है। ऐसी लड़की हमारे घर में नहीं आ सकती। तो आप किसी और को ले आइए, पर मेरी बेटी अब इस घर में नहीं आ सकती। आपका बहुत समय ले लिया, माफी चाहता हूं। और ये तो उठकर एकदम चल ही दी। वे दोनों ही क्यों, मैं खुद भी भौचक रह गई थी। क्या सोच कर आए थे और क्या हो गया था। पैर घिसटती सी मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ी। गेट के बाहर टैक्सी हमारा इंतजार कर ही रही थी। टैक्सी में बैठते ही मैं कुछ कहने जा रही थी, पर ड्राइवर की ओर इशारा करके इन्होंने मुझे बरस दिया। बड़ी मुश्किल से होटल पहुंचने तक चुप बनी रही मैं। कमरे का दरवाजा बंद होते ही एकदम फट पड़ी। थोड़ा सब्र से काम नहीं ले सकते थे आप? सब कुछ एक झटके में समाप्त करके चले आए। तो क्या करना चाहिए था मुझे? उनसे गले मिलना चाहिए था या पैर पकड़ लेना था? एक बार सुयश से बात कर लेते। वह लड़का अव्वल दर्जे का फरेबी तो है ही, परले सिरे का कायर भी है। ना उसमें माँ बाप का विरोध करने का साहस है, न लड़की से सच कहने की हिम्मत है। वह सबसे आंख चुरा रहा है। ऐसी मिट्टी के माधो को मैं अपनी बेटी नहीं दे सकता। अंकिता से एक बार पूछ लिया होता। कोई भी स्वाभिमानी लड़की इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगी, और मैं सोचता हूं मेरी बेटी में पर्याप्त आत्मसम्मान है। लोग क्या कहेंगे? लोगों के डर से क्या लड़की को कुएं में फेंक दूं? हम ना सही, कोई ना कोई तो लड़की दे ही देगा। हिंदुस्तान में लड़कियों की कमी थोड़े ही है। तो क्या करने को कहती हो? अखबार में इश्तहार छपवा दें या सब जगह मुनादी करवा दूं? जब से हमारी बहस शुरू हुई थी, इनका स्वर क्रमशः ऊंचा होता चला जा रहा था। सुयश के घर पर इन्होंने अपना गुस्सा किसी तरह पी लिया था। वह अब बाहर निकल रहा था। इस आखिरी वाक्य में तो इनकी आवाज तार सप्तक पर ही पहुंच गई। मैं सहम कर चुप हो गई। होटल में बैठे थे हम लोग। आसपास के कमरों तक आवाज गई तो लोग क्या कहेंगे। इसके बाद इस विषय पर हम लोगों में कोई बात नहीं हुई। रात का सफर भी खामोशी से ही कटा। पर सुबह उतरने से पहले मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कहा, आप नाराज तो होंगे, पर सारी रात मुझे नींद नहीं आई है। बस यही सोचती रही कि अंकिता से जाकर क्या कहूंगी। ये गंभीर स्वर में बोले, मैं भी नहीं सो पाया हूं। अंकिता की मुझे चिंता नहीं है, उसके लिए हम अच्छा ही सोचेंगे। लेकिन मैं यही सोचता रहा कि उस निरीह कन्या को आत्महत्या से कैसे रोकूं, या वो दूसरी कन्या जो बेवजह बलि का बकरा बनने जा रही है, उसे कैसे बचाऊं। मैं माँ थी, सिर्फ अपनी बेटी का सोच रही थी। वे पिता थे, इसलिए उनकी चिंता भी सार्वभौम थी। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।